समय मैं किशनगंज में हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल रहमान जी है, जो बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी हैं कोचा धामन के। अभी जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, उन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आज अगर सबसे ज्यादा दूरियां अगर किसी पार्टी से मुसलमान को है तो वो बीजेपी से है। बावजूद उसके ये बीजेपी में है और बीजेपी ने दो दो बार इनको मौका दिया, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दोनों बार ये या तो मुस्लिम ये समझ के वोट नहीं किए कि बीजेपी के हैं, या दूसरी बार में जो बीजेपी वोटर थे या हिंदू वोटर थे वो इसलिए वोट नहीं किए कि शायद ये चुनाव जीत जाएंगे तो बीजेपी के ही सिंबल से जीतेंगे और बीजेपी का सीट पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे एक बात का ख्याल यहाँ के लोगों को भी रखना होगा कि अगर आप प्रत्याशी का चुनाव करते हैं तो ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपके बीच रहने वाले हो, काम करने वाले हो, चाहे वो किसी भी जात और धर्म से हो, किसी भी सिंबल से चुनाव जीत के आते हैं। निश्चित तौर पे अगर बीजेपी के कोई वर्कर होते हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं, आपके विधायक होंगे। और निश्चित तौर पे आपका विधायक अगर ईमानदार हो, आपके सुख दुख में खड़ा हो, तो ये आपके लिए बड़ी बात है। 2014 के उपचुनाव में पार्टी ने आपको मौका दिया और 15 में भी मौका दिया। क्या कारण था कि आप चुनाव हार गए? कहाँ गलतियां हुई? देखिए, गलतियां नहीं कह सकते हैं। हमने तो कोशिश किया और पार्टी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन सच्ची बात है कि हमारे लोग, खास करके मुसलमान जी ये किशनगंज, पिछड़ा किशनगंज रहने का जो कारण है जी कि जब जब जिसकी सरकार रही उसके खिलाफ बोला। जी यानी बड़े लोग जब सत्ता के सरकार खिलाफ किशनगंज चलती है। सत्ता के खिलाफ किशनगंज चला है और इस चीज को अब तक नहीं समझ पाए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जिस दिन समझ जाएंगे हमारे लोग, तो किशनगंज भी तरक्की करेगी और हम लोग भी तरक्की करेंगे जी। और कोई भी पार्टी, कोई भी अच्छे लीडर जीत के जाएंगे। आज भी आपके विधानसभा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? देखिए, नदी कटाव ये बहुत बड़ा समस्या है। जी तालीम से लोग अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, न जुड़ पा रहे हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य समस्या है, आज भी है। सरकार तो दावा करती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बिहार में बहुत बेहतर है। बिहार में बेहतर कुछ हद तक है। नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए के सरकार ने जो विकास किया है, इसको तो खैर आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इस 15 साल में सबसे ज्यादा विकास करने वाली अगर कोई राज्य है वो बिहार है। बहुत हद तक आगे बढ़ा है क्योंकि बहुत पिछड़ा था। जी तो इसलिए आप उनको इनकार भी नहीं कर सकते हैं। जल जमाव और अतिक्रमण समस्या मानते हैं क्या विधानसभा में? हाँ, कुछ हद तक है, वो बड़ा समस्या है। जी जल जमाव। उसके लिए जो आपके वर्तमान विधायक हैं उनका योगदान? नहीं, अब तक जो भी विधायक हमारे थे या हैं, बने हैं, ये लोग बहुत हद तक कोशिश नहीं कर पाए। यानी विपक्ष में रह के सिर्फ सरकार को दूसना, सरकार के खिलाफ बात करना और खिलाफ में रह के दूर रह गए हैं। विकास यानी इलाके को तरक्की कैसे दिलाएं, इस तरह के काम कोई नहीं किए हैं। दो विधायक हमारे थे। उससे पहले जो एमपी साहब थे हमारे, तस्लीमुद्दीन साहब, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, उसने बहुत अच्छा काम बहुत हद तक किया था, क्योंकि वो किसी सरकार को और इसको नहीं मानते थे, खुद लीडर थे। जी उसके बाद सरकार में रह के नौशाद आलम साहब, जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जी बिहार, नौशाद साहब ठाकुरगंज से थे। और मुजाहिद आलम साहब कुछ सरकार में आने की वजह से कुछ काम किए थे, क्योंकि सरकार में थे। जी और फिर इस वक्त तो फिर गलती कर गए वो जी सरकार से हट के, जबकि उसकी पहचान बनी है वो सरकार की वजह से। जी उसकी बिल्कुल कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उसकी सरकार की वजह से पहचान बनी थी। लेकिन यही लोगों के बहकावे में आकर अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से आज फिर वो पीछे चले गए। और ये जो जज्बाती मुसलमान अभी के हैं, अभी के माहौल में कहीं ना कहीं राजनीति में खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्या मुसलमान? 100% जज्बाती होने के कारण, जज्बाती होने के नाते आज हिंदुस्तान में और खास करके किशनगंज, यानी बिहार कमजोर था ही और किशनगंज कमजोर आज भी है। कारण यही है कि हम लोग जज्बात में चले जाते हैं और एससी, एसटी और मुसलमान सिर्फ सरकार के खिलाफ बोल बोल कर सरकार से काम नहीं ले पा रहे हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। अगर ये अपने जज्बात पे कंट्रोल रख ले तो निश्चित तौर पे जो बाकी लोगों का विकास हो रहा है उसी तरीके का विकास शायद इन लोगों का हो पाएगा। ये मानते हैं आप? बिल्कुल, मैं मानता हूं और मैं अक्सर बोलता हूं कि जज्बात को कंट्रोल करना, जब इसकी सरकार बने उससे प्यार से काम लेना है। हम लोग आज तक वो चीज नहीं सीखे हैं।
पॉलिसी अपनाना नहीं सीखे हैं, जी। इसलिए हम लोग पीछे हैं। तो इस पे काम करने की जरूरत है, ये मानते हैं आप? मैं कर रहा हूँ उस पे काम। और इसी पे ज्यादा जोर डाला हूँ। जी। बीजेपी में हमारे लोग ज्यादा नहीं हैं और नहीं होने के लेकिन बावजूद अगर कम लोग को ही बीजेपी अगर पार्टी में लाके सिंबल दे रही है, तो निश्चित तौर पे जो भी लोग हैं मुस्लिम समाज की, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक लोगों को मौका मिला तो उनको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है। जी। जो भी मौका, जिसको भी मौका मिला है, जैसे मुझे भी मौका मिला 2-2 बार, बीजेपी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, तो मैं भी बीजेपी के साथ एकदम विश्वासघात करने के लिए नहीं हूँ। जी। जो भी काम होता है हम करते हैं, और जो भी विकास हुआ है, ये तो सही है कि जो भी विकास एनडीए सरकार ने किया है, जी। तो वो किशनगंज में जो लागू हुआ, वो आज पूरे बिहार में लागू हुआ। जो हिंदुस्तान में लागू हो रहा है, वो किशनगंज में भी लागू हो रहा है। ये हो रहा है इसी बात। आज भी आपके विधानसभा में सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुख्य हाँ। सड़क को अगर छोड़ दें तो जो अप्रोच रोड है, जो संपर्क सड़क है, उसकी स्थिति हाईवे से ही आपको चले जाना पड़ता है, अंदर जा नहीं सकते थे। जी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक अच्छा भी है। कुल मिला के नीतीश कुमार के शासनकाल में रोड का विकास हुआ, बिजली पे काम हुआ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी आज भी बेलगाम है इस सरकार में, ये मानते हैं आप? हाँ, कुछ हद तक तो ब्यूरोक्रेसी है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार तो चाह रही है कि अच्छे हों, लेकिन हमारे लीडरशिप भी कमजोरी है, लीडरशिप की भी कमजोरी है। इसके कारण भी कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में हम लोग ये है। सरकार के जो लोग होते हैं, जब आप जनसंपर्क के लिए जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, जिसके बारे में सरकार कहती है कि इनको मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, तो वैसे लोग मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं क्या, या उनको जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ मिल रहा है क्या? नहीं, अभी मिल रहा है। देखिए, अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग समझ चुके हैं। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास वगैरह आप ले लीजिए, ये बहुत गरीबों का योजना है, समझिए गरीबों को मिलता है, तो लोगों को मिला भी है और ले भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और जो नेता लोग जो भ्रम फैला के रखे हैं ना इस वक्त, किशनगंज में खास करके आप ज्यादा देख लीजिए, ये वक्फ बोर्ड और ये बोर्ड और ये इसका उसका मुसलमानों को भड़काने वाली। अब एक सवाल ये है कि जो ही वक्फ बोर्ड है, वक्फ की संपत्ति है, क्या उससे आम मुसलमान को फायदा मिल रहा है क्या? आम मुसलमानों को बिल्कुल फायदा नहीं है, सिर्फ गरीब मतलब अमीरों को फायदा है। जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, जो कुर्सी में बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार बने हुए हैं, और वो सारे मुसलमान हैं, और जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, और जो हड़प के भी रखे हैं ना जमीन, ये बड़े पैसे वाले लोग रखे हैं। कोई गरीब के पास 1 रुपया का भी कोई फायदा नहीं है, ना कभी हुआ है। आज किशनगंज में 4000 एकड़ जमीन है, उसका कोई लेनी मतलब कोई लेखा जोखा नहीं है। सब बड़े लोग खा रहे हैं, बड़े पैसे वाले लोग खा रहे हैं। अब जो लोग खा रहे थे, कुछ लोग तो हमारे खा रहे थे, और ये जो कानून लागू हो गया ना, तो उसको डर सता रहा है, इसलिए छीन जाने का। हाँ जी, छीन जाने का, इसलिए ये लोग एहतजाज पे उतर गए हैं कुछ लोग। तो ये आप मानते हैं कि जो भी पिछड़े हुए मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उनको कभी लाभ नहीं मिला, वक्फ की संपत्ति से कहीं कोई फायदा नहीं मिला, कभी नहीं मिला। तो जो लोग भी कुर्सी और पद पे बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए एक एहतजाज कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं। 100% ये मानते हैं हमारी सरकार जी या बीजेपी सरकार इसको ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित के लिए, गरीब मुसलमानों को हित के लिए ये कानून हम लाए हैं, तो इसमें एहतजाज करने की क्या बात है। अब हम अंतर्यामी बन जाते हैं कि नहीं, उसके दिल में खराबी है। भाई, उसमें दिल में खराब दिल किसने देखा है? बिल्कुल नहीं। मैं तो अक्सर बोलता हूँ, जो कानून हमारे मुसलमानों के खिलाफ बहुत सब चीज पास हो गया है, उस पर तो कभी एहतजाज नहीं किया, इसलिए कि उनसे नहीं छीना गया। अब बहुत बड़ा मामला है हमारे मस्जिद और मंदिर का, कभी एहतजाज किया ये बड़े लोग, बड़े नेता लोग, जो लोग आज वक्फ बोर्ड के एहतजाज कर रहे हैं, जबकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गरीब मुसलमानों को देना है, गरीब मुसलमानों के हित में करना है। आज 400 एकड़ जमीन, 4000 एकड़ जमीन होने के बावजूद भी सबसे कमजोर किशनगंज, सबसे पिछड़ा किशनगंज, सबसे ज्यादा गरीब यही रहते हैं, एक भी किसी गरीब को 2 रुपये का कभी फायदा नहीं मिला। तो कुल मिला के अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए लोग इस तरह के एहतजाज 100% हम लोग। अब क्षेत्र में जाते हैं, निश्चित तौर पे जनसंपर्क आपका चल रहा है, क्या जो मतदाता है, पिछली बार जो भी गलतियां हुई या जो भी चूक हुई, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें जो आपके वोटर हैं, आप उनको समझा पाने में कामयाब हो पा रहे हैं क्या? 100%।
जी मैं जो 2014 और 15 का चुनाव लड़ा, जी तो मुझे बहुत झेलना पड़ा है जी लोगों से। बीजेपी सरकार, तो बीजेपी से आए हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना, लोगों के दिमाग में खास करके मुसलमान समझ चुके हैं कि हम लोगों को ये बहला रहा है, मतलब वोट लेने के लिए हम लोगों को खिलाफ करवा रहा है। हम खिलाफ करके भी हमने कुछ नहीं बिगाड़ पाया बीजेपी का, ना बीजेपी का कुछ बिगड़ा है, ना जी हमारा कोई फायदा हुआ है। जी इसलिए आम आम मुसलमान, आम जी जनता जी ये समझ चुके हैं कि हमको सरकार के साथ जुड़ के रहना है जी और विकास करना है। और ये बात तो और है, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि 2025 जो है 100% एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जी इसमें कोई शक नहीं है। और किशनगंज जिसमें एनडीए अब तक सीट नहीं जीती है, मेरा अपना आकलन है जी। कि हम लोग 3 सीट तो 100% जीतने जा रहे हैं। किशनगंज, ठाकुरगंज और कोचाधामन। जी बहादुरगंज पे हम लोगों का बहुत, मेरा उतना नहीं गान छानबीन नहीं है, नहीं। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये 3 सीट पे तो हम लोगों का दावा, और हम लोग जीतेंगे एनडीए। आप अपनी जनता से क्या अपील करेंगे? हम जनता से यही अपील करेंगे कि जो विकास, जिसने विकास किया है और जो करने का सोच रहा है, जी जो सरकार में है और सरकार में आने वाली है, तो उनके साथ आपको रहना है और भाईचारगी बना के रखना है। अगर वो हमारे खिलाफ कोई अगर कोई शब्द कह रहे हैं, तो आपको उसको इस तरह से डिफेंड करें कि आप उसके साथ लड़ाई के मूड में ना जाएं। जैसे नेता लोग अपने रोटी सेकने के लिए वक्फ बोर्ड की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, तो भाई हम कहते हैं कि मुसलमानों के हित में नहीं कर रहा है, तो आप नेता बने हुए हैं, आप एमएलए बने हुए हैं, आप हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी किशनगंज का जनता कांग्रेस और आरजेडी के साथ रहा है, तो फिर किशनगंज पिछड़ा क्यों है? तो आपको अगर किशनगंज को तरक्की दिलाना है, तो सरकार के साथ रहना होगा और जो विकास करते हैं उसके साथ रहना होगा, ना कि आप जात और धर्म के नाम से आप बढ़ जाएंगे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके आपको विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता तो यह है कि जब तक आदमी शिक्षा के साथ नहीं जुड़ जाता है, तो तरक्की संभव नहीं है। तो शिक्षा में बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। और पूरे बिहार में कैसा है, किशनगंज तो बहुत कमी है। सरकारी स्कूल और मदरसों का जो हालात है इस वक्त, ये बिल्कुल नादारद है। बिल्कुल पढ़ाई के पीछे हम लोग बहुत पीछे हो रहे हैं। तो पहला तो रहेगा शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए सरकार ने बहुत सब योजना खोल के रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इस पे जागरूक हो जाए हमारा आदमी, तो वो भी हल हो सकता है। तो मेरा पहला रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, और जो जल जमाव वगैरह जो हमारे किशनगंज का जो मूलभूत समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, उस पे काम करना होगा। रोड पुल पुलिया बहुत हद तक अच्छा बना भी है। चलिए, अब्दुल रहमान साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।